वेलकम टू माय बीए स्टडीज एंड लर्निंग चैनल। आई एम पूजा चौधरी। मैं आपको इतिहास पढ़ा रही हूँ। आज मैं आपको मुद्राओं के बारे में पढ़ाऊंगी और मेरा ये वाला वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरी पहले वाली वीडियोस देख लेना, नहीं तो आपको इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। ठीक है ना। तो जो मुद्राएं है ना, वो सोने, चांदी, तांबे तथा मिश्रित धातुओं की बनी पाई गई हैं। मतलब ऐतिहासिक मतलब प्राचीन समय में जो मुद्राएं मिली हैं वो किसकी बनी हुई मिली हैं? सोने की, या तो चांदी की, या तांबे की, या किसी भी मिश्रित धातु की बनी पाई गई हैं। ठीक है, तो जो मुद्राएं हैं वो सोने की, चांदी की या मिश्रित धातु की बनी हुई मिली हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि इन मुद्राओं से हमें कैसे अपने इतिहास के बारे में पता चलता है, या ये मुद्राएं कैसे हमें इतिहास की जानकारी के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनमें से कुछ पर चिन्ह मिले हैं। जो मुद्राएं मिली है ना प्राचीन समय की, इन मुद्राओं पर कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिनपे कि चिन्ह मिले हैं। ठीक है, चिन्ह का मतलब क्या होता है? सिंबल मिले हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, कुछ के ऊपर तिथि लिखी मिली है। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिनके ऊपर तिथि लिखी हुई मिली है। तिथि मतलब जैसे कि 2021 से 2022 इस तरीके की कोई तिथि मुद्राओं पर लिखी हुई मिली है। ठीक है, यह कालक्रम के निश्चय में सहायक सिद्ध हुई है। सहायक सिद्ध कैसे हो गई कालक्रम के निश्चय में? सबसे पहले ये समझना होगा कालक्रम क्या होता है। कालक्रम मतलब कि जैसे कि इस सन से इस सन तक, तो इसके ज्ञान में सहायक सिद्ध हुई है क्या? मुद्राएं। ठीक है ना। तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। कुछ पर राजाओं के चित्र हैं। कुछ मुद्राएं हमें ऐसी मिली हैं पुराने समय की जिनपे कि राजाओं के चित्र हैं। ठीक है, कुछ मुद्राओं से राजाओं की राज्य सीमा, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं कि उन पर राजाओं की राज्य सीमा मतलब राजा की कहां से कहां तक की सीमा थी। ठीक है ना। और आर्थिक स्थिति कि उस राजा की कैसी स्थिति थी। ठीक है, फाइनेंशियली राजा की कैसी कंडीशन थी, इसका पता चलता है किसके थ्रू? मुद्राओं के थ्रू। मुद्राओं द्वारा शासक के वंश की संख्या का पता चलता है। जो मुद्राएं मिली हैं इनके द्वारा ये पता चलता है कि उस शासक का वंश कहां से कहां तक का है। मतलब जैसे कि आप समझ लो कि हम लोग अपना देख लेते हैं वंश, तो हमारे दादा होंगे, उनके भी दादा होंगे, उनके भी दादा होंगे, तो कहां से कहां तक का एक वंश चला। ठीक है ना, कि इसने वंश स्टैब्लिश किया। ठीक है ना, और फिर चलते रहा। वो राजा ने एक तरीके से राज्य स्टैब्लिश किया, तो जो उसका वंश था वही वंश बन जाएगा। ठीक है ना। अब उसमें फिर उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, फिर ऐसे सीरीज चलती रही और लास्ट में फिर अयोग्य उत्तराधिकारी होने लग गए, या क्या नाम है, किसी ने उस राजा पे अटैक किया और राजा को हरा के उसका राज हड़प लिया। तो क्या हुआ कि इनका वंश कब से कब तक था, मुद्राओं के माध्यम से पता चलता है। ठीक है ना। अब 6 पॉइंट देखते हैं। समुद्रगुप्त की मुद्राओं से पता चलता है कि वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अब समुद्रगुप्त जो था ना, उस समय की मुद्राओं से आपको क्या पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वह ब्राह्मण धर्म को मानता था। ठीक है, और उच्च कोटि का विद्वान था। कौन? समुद्रगुप्त। और संगीत प्रेमी था। ये जो समुद्रगुप्त था ब्राह्मण धर्म को मानता था, उच्च कोटि का विद्वान था, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। ठीक है, और संगीत प्रेमी था, उसको संगीत बहुत पसंद था। ठीक है, अब ये किसके थ्रू पता चला? मुद्राओं के थ्रू। 7th देखते हैं। कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म को मानता था। अब कनिष्क भी राजा हुआ है। ठीक है ना, उसके समय के सिक्के, जो कनिष्क ने सिक्के चलाए, उसके समय के सिक्कों से ये पता चलता है कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, 8 पॉइंट देखते हैं। दक्षिण भारत के रोमन मुद्राओं से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत के रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो जो पुराने समय की प्राचीन मुद्राएं प्राप्त हुई है, कहां से? दक्षिण भारत से। कौन सी मुद्राएं प्राप्त हुए हैं?
रोमन मुद्राएं, इनसे क्या पता चलता है कि प्राचीन काल मतलब पुराने समय में भारत के रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है। 9th देखते हैं, समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की मुद्राओं से ये पता चलता है कि वो जो थे अश्वमेध यज्ञ करते थे। अब समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के समय की कुछ मुद्राएं हैं जिन्हें अश्वमेध मुद्राएं कहा गया। इन मुद्राओं के माध्यम से यह पता चलता है कि जो कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त थे यह अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। ठीक है। और 10th पॉइंट देखते हैं हम लोग, इनसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कला संबंधी बातों का पता चलता है। किनसे? मुद्राओं से। मुद्राओं के माध्यम से उस समय के राजनीतिक की, राज्य की क्या स्थिति थी, सामाजिक, समाज की क्या स्थिति थी, आर्थिक, फाइनेंशियली क्या कंडीशन थी, और कला संबंधी, कलाओं के संबंधी बातों का भी पता चलता है। किनके माध्यम से? मुद्राओं के माध्यम से। ठीक है। 11 पॉइंट देखते हैं। 11 पॉइंट क्या है? 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के इतिहास का ज्ञान इनसे प्राप्त होता है। किनसे? मुद्राओं से। मुद्राओं से क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि 206 ईस्वी से 300 ईस्वी तक के इतिहास का ज्ञान हमें मुद्राओं से प्राप्त होता है। ठीक है। और देखते हैं ये 12 पॉइंट, यदि मुद्राएं ना होती तो हमें इस काल की जानकारी प्राप्त ना होती। अगर देखो, मुद्राओं के माध्यम से ही हमें प्राचीन काल के इतिहास की कुछ ऐसी जानकारी है जो हमें मिलती हैं, और कुछ अगर ये मुद्राएं नहीं होती तो हमें इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो आपने यहाँ पे देखा इस वीडियो में कि ये मैंने पढ़ाया आपको मुद्राओं के बारे में। मुद्राएं क्या कहते हैं, किस किस चीजों से मिलके बनी होती हैं? सोने, चांदी, तांबे मिश्रित धातुओं से मिलके बनी होती हैं। और देखा आपने कि मुद्राओं पर चिन्ह थे, तिथि थी लिखी हुई, राजाओं के चित्र थे, मुद्राओं से राजसीमा, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती थी, मुद्राओं द्वारा शासकों के वंश की संख्या प्राप्त होती थी। समुद्रगुप्त की मुद्राओं से क्या पता चला कि वो ब्राह्मण था। ठीक है। और उच्च कोटि का विद्वान था, संगीतकार था। ठीक है ना, संगीत प्रेमी था। ऐसे ही आपको कई इंफॉर्मेशन मुद्राओं के द्वारा प्राप्त होती है। मुद्राओं का वर्गीकरण 2 रूपों में किया जा सकता है। ठीक है ना, पहला है भारतीय राजाओं की मुद्राएं और दूसरा है भारत के विदेशी शासकों की मुद्राएं। तो अब क्या समझे हम इससे? इससे हमने ये समझा कि मुद्राओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। क्यों बांटा जा सकता है भाई? ताकि आप आसानी से समझ सको। ठीक है ना। पहला भाग क्या है? भारतीय राजाओं की मुद्राएं, जो भारत के राजा हुए हैं, ठीक है ना, उनकी मुद्राएं। दूसरा पार्ट क्या है? भारत के विदेशी शासकों की मुद्राएं। मतलब क्या हुआ था भाई? विदेशी आक्रमण हुए थे भारत पर, फिर जो यहाँ के शासक हुए जो विदेशी थे उन्होंने कुछ मुद्राएं चलाई, तो उनके समय की मुद्राएं। ठीक है। तो 2 भागों में बांटा जा सकता है मुद्राओं को। हम पहला देखते हैं भारतीय राजाओं की मुद्राएं। अब हम किसके बारे में देखेंगे? भारतीय राजाओं की मुद्राओं के बारे में। ठीक है। तो इनकी मुद्राएं मतलब इनकी मुद्राओं से लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों प्रकार के राज्यों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखते हैं, इन मुद्राओं से दक्षिण के सातवाहन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इन मुद्राओं से हमें जो दक्षिण के सातवाहन राजा थे उनकी जानकारी मिलती है। मतलब सातवाहन राजाओं के बारे में पता चलता है। किन मुद्राओं से? भारतीय राजाओं की मुद्राओं से। ठीक है। थर्ड देखते हैं, मालव, पांचाल, यवधेय और मित्र राजाओं का ज्ञान भी हमें इन मुद्राओं के माध्यम से पता चलता है। ठीक है ना। मालव, पांचाल, यवधेय और मित्र राजा मतलब जैसे एक राजा है, उसने दूसरे राज्य के राजा से मित्रता कर ली। ठीक है ना। तो इन सब के बारे में भी हमें मुद्राओं से ही पता चलता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, गुप्त सम्राटों की मोहरों से उनके इतिहास का पता चलता है। अब गुप्त जो सम्राट हुए हैं, गुप्त काल के जो सम्राट हुए हैं, उनके समय की मोहरों से हमें
ये पता चलता है कि उनका इतिहास क्या था। ठीक है ना। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इन राजाओं के पतन के बाद इन मुद्राओं का पतन हो गया। किन राजाओं के पतन के बाद पतन हो गया मुद्राओं का? तो जो भारतीय राजा थे ना, इनके पतन के बाद, मतलब जैसे ये खत्म हो गए, धीरे 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 पतन की ओर पहुंच गए, विदेशियों ने आक्रमण कर दिया, तो क्या हुआ, इन राजाओं का पतन हो गया। तो इन राजाओं के पतन के बाद, मतलब उनके पास राज नहीं रहा, विदेशियों ने हड़प लिया। ठीक है, तो विदेशी राजा यहाँ के हो गए। तो जो इनकी मुद्राएं थी वो उनका पतन हो गया, मतलब उन मुद्राओं का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो हमने देख लिया भारतीय राजाओं की मुद्राएं। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट देखेंगे, भारत के विदेशी शासकों की मुद्राएं। अब जब विदेशियों ने आक्रमण कर लिया, उसके बाद जब यहाँ के विदेशी शासक हुए, फिर उनके समय की जो मुद्राएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं। भारत पर यूनानियों के सफल आक्रमण के बाद मुद्राओं पर सम्राट और सम्राज्ञियों के नाम प्राप्त हुए। अब भारत पर कहां से आक्रमण हुआ? यूनान से। किन्होंने आक्रमण किया? यूनानियों ने। ठीक है, और सफल आक्रमण हुआ। ठीक है, के बाद जब उनका सफल आक्रमण हुआ, इसके बाद क्या हुआ, मुद्राओं पर सम्राट, सम्राट कौन सा सम्राट? जो कि यूनान के थे। ठीक है, विदेशी सम्राट और सम्राज्ञियों के नाम प्राप्त हुए। अब बात आती है ये सम्राज्ञी क्या है? तो सम्राज्ञी मतलब सम्राट की जो पत्नियां होती थी, जो राजकाज में हेल्प करती थी। ठीक है ना, तो उनके नाम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, यूनानी राजाओं की जानकारी हमें इन मुद्राओं द्वारा प्राप्त होती है। तो जो यूनानियों ने सफल आक्रमण भारत पर किया था, तो इन मुद्राओं के माध्यम से हमें यूनानी राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यूनानी राजाओं की जानकारी हमें इन मुद्राओं से प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट देखिए आप, सिथियन एवं पार्थियन राजाओं की जानकारी मिलती है। किनसे? मुद्राओं से। किन राजाओं की? सिथियन और पार्थियन राजाओं की जानकारी हमें मुद्राओं से मिलती है। क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, जो मौर्य साम्राज्य हुआ, जब उसका पतन हो गया, उसके बाद जो यूनानी, शक, पार्थियन भारत आए, ठीक है, उनके इतिहास की जानकारी हमें केवल मुद्राओं से प्राप्त होती है। तो देखो, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, मतलब जब मौर्य साम्राज्य एकदम से खत्म हो गया, तो जो यूनानी, शक और पार्थियन भारत आए थे, उनकी जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ मुद्राओं से प्राप्त होती है। अगर उस समय की मुद्राएं नहीं होती तो हमें इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। ठीक है ना। तो मुद्राओं से रिलेटेड वीडियो आपका यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो के बाद मैं आपको स्मारक के बारे में पढ़ाऊंगी और आज का वीडियो मेरा यहीं पर एंड होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।